हो चेक साऊंड चेक. हॅलो. हेमंत मला फक्त हे करता का, हाईट कमी येते का, ॲडजस्ट करता येईल. चेक साऊंड चेक. Hello dear students, I'm live. Can you see me? Is the audio video all good to go? Just let me know. Okay. Hello dear students, I'm all good. How are you all doing? कोई टेक्निकल इशू नहीं है ना, एक बार बता दीजिए, then I can start the lecture. Is the audio video all good to go? यस, आई होप यू ऑल आर स्टडिंग वेल. वैसे ये अमेंडमेंट्स मैंने रिवीजन के साथ ले ही लिए हैं. एक आईटीआर का भी अमेंडमेंट लेक्चर है. आईटीआर का जो पूरा ही लेक्चर है रिवीजन का, उसमें ये अमेंडमेंट्स हो गई है. हार्डली एनी अमेंडमेंट्स. वी आर नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम. ग्रेट साहिल. चलो, सो लेट्स गेट गोइंग. ऑडियो वीडियो क्लियर? फैंटास्टिक. लेट्स स्टार्ट. गुड इवनिंग ब्रिजेश. गुड इवनिंग तनु, नेमिका, देशना, वैभवी, जय, रोमा, मृत्युंजय, सुयश, yes, Swati, good. Let's get started. It's not going to take much time. Very little amendments because major amendments मैंने आपके साथ क्लास में ऑलरेडी कर दिए हैं. So बहुत ही कम amendments है. पेपर सॉल्विंग का लेक्चर मैं कल लेने वाली हूँ. Tomorrow at 5 o'clock I'm going to meet you live for RTP. So tomorrow I'm going to do RTP with you guys at 5 o'clock. हम करेंगे आरटीपी का सेशन. यस, आईटीआर का तो सब कवर था. हाँ, कल जो आईटीआर का लेक्चर देखा था उसमें मैंने ऑलरेडी अमेंडमेंट्स के साथ कवर कर दिया, तो हार्डली एनी अमेंडमेंट्स. सो लेट्स डू इट. आई एम ऑल फैंटास्टिक. आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे हैं. और अभी पढ़ाई के आखिरी के जो दिन है उसमें बहुत रिवीजन करनी है, थकना नहीं है. यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड. वेरी फ्यू डेज आर रिमेनिंग. जस्ट कीप योर सेल्फ मोटिवेटिंग एंड रिमाइंड योर सेल्फ कि ऐसे पढ़ना है कि फिर से इन किताबों को हाथ नहीं लगाना है. इस तरह से कि आपको तैयारी करनी है कि एग्जाम्स बस देना है एंड देन यू आर जस्ट सॉर्टेड. ओके, यस, चकाचक टकाटक, फैंटास्टिक. यस, माई थ्रोट इज मच बेटर नाउ. कल मैं आरटीपी लूंगी, फिर परसों जीएसटी अमेंडमेंट भी ले लूंगी. जीएसटी अमेंडमेंट ऑल्सो हैव कवर्ड ऑलरेडी इन द रिविजन लेक्चर में हो ही चुका है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. Here, the first amendment in capital gains chapter wise here, it's already done with you. So it is done in the class. It's nothing different. It is done in the lectures. This amendment was always also there for May 22. Yeah, this amendment was also there for May 22. ये मैंने lectures में already आपको सिखा दिया है. ये May 22 के लिए amendment में भी था. Slum sale मतलब entire business undertaking is sold. Slum sale में क्या होता है? Entire business undertaking is sold. यस, तो नाउ इन स्लम सेल क्या होता है, जब एंटायर बिजनेस अंडरटेकिंग इज सोल्ड एट दैट टाइम, जो सेल प्राइस होता है इट इज द एक्चुअल कंसिडरेशन दैट यू गेट, और वी कंसिडर द एफएमवी. yes, so we consider the FMV of the assets transferred और we consider FMV of the consideration. ऐसा ही मैंने क्वेश्चन May 22 के अमेंडमेंट लेक्चर में करवा दिया है. मेरे क्लासेस में भी ये अमेंडमेंट ऑलरेडी कवर्ड है. इट इज ऑलरेडी कवर्ड. ओके, यस. सो FMV ऑफ कैपिटल असेट ट्रांसफर, तो जो भी आप असेट्स बेच रहे हो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखी जाएगी और उसका जो आपको कंसिडरेशन मिल रहा है, कभी कभी कंसिडरेशन काइंड में भी मिल सकता है, तो वॉट एवर कंसिडरेशन यू आर गेटिंग और द FMV ऑफ द असेट्स विच एवर इज हायर. सो इफ यू वांट टू वॉच, ओके, ना इफ यू आर November 22 डियर स्टूडेंट्स, आप November 22 की रिकॉर्डिंग ली है तो आपको सिर्फ ये लेक्चर देखना है. इफ यू आर May 22 स्टूडेंट्स तो आपको दो लेक्चर्स देखने, एक May 22 के अमेंडमेंट्स प्लस आज का लेक्चर November 22 के अमेंडमेंट्स. ओके, यस, सो दिस शुड बी वेरी क्लियर. नाउ ऑलरेडी कवर्ड इन क्लास, तो डन इन क्लास. नाउ प्रोविजंस फॉर, यस, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक स्टामक है. कैपिटल गेन्स ऑन यूलिप प्रोविजन हैज बीन डिलीटेड. फैंटास्टिक. सो जो यूलिप मैंने आपको सिखाया वो जो 112A की डेफिनेशन में आता है, जिसको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जैसा माना जाता है, यस, वही प्रोविजन यूलिप की
नवंबर 22 के लिए ये डिलीट हो चुकी है, आपको एप्लीकेबल नहीं है. सो इट्स ऑलरेडी कवर्ड, बट आपको एग्जाम के लिए ये नहीं करना है. सो इट हैज बीन डिलीटेड, इट हैज बीन डिलीटेड. ओके, आगे हम करेंगे प्रोविजंस फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स. यही इसमें सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स हैं. ऑलरेडी माय लेक्चर इज देयर ऑन इनकम टैक्स रिटर्न्स पे जो लेक्चर है मेरा, आई थिंक इट्स ऑन माई चैनल. तो ये जो लेक्चर है, ये इसमें जो मैंने कवर किया, इसमें सारे अमेंडमेंट्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं. यस, सो ग्रेट गोइंग, फैंटास्टिक, लेट्स गो अहेड. नाउ लिंकिंग ऑफ आधार एंड पैन के ऊपर जो पहला अमेंडमेंट है, ध्यान से सुनिए. यस, तो आई हैव ऑलरेडी टॉट यू. यस, इसलिए आप यूलिप को भूल गए हो तो फैंटास्टिक, आपको याद रखना ही नहीं है अभी, ठीक है ना. लिंकिंग ऑफ आधार एंड पैन. यस, सो आई थिंक ये भी मैंने आपको लास्ट डेट बताया था. लिंकिंग ऑफ आधार एंड पैन इज नाउ 31 मार्च 22. सो इसको अंडरलाइन कीजिए. आधार और पैन का लिंकिंग करना कंपलसरी है. ये लिंकिंग की आखिरी डेट 31 मार्च 22 है. इसके पहले डेट 30 जून 21 थी. तो मैंने मेरे अमेंडमेंट, मैंने लेक्चर में ऑलरेडी इसकी डेट आपको बता दी थी कि इट हैज़ बीन टेकन एज 31 मार्च 22. बात अभी ये नहीं है. देखो, आधार और पैन का लिंकिंग करना कंपलसरी है, तो आपको लिंकिंग तो करना ही पड़ेगा. अगर आपने लिंकिंग नहीं किया तो योर पैन बिकम्स इनऑपरेटिव. योर पैन बिकम्स इनऑपरेटिव. यस, नाउ अश्विन कुमार, एक मिनट, मैं क्वेरीज आखिरी में लेती हूँ, तो लेट मी फिनिश. आखिरी के 10 मिनट्स आई कीप फॉर ऑल योर क्वेरीज. सो फ्लो नहीं डिस्टर्ब होगा, फटाफट अमेंडमेंट्स कवर हो जाएंगे. आखिरी के 10 मिनट जो भी आपकी क्वेरीज है आप पूछ सकते हैं, ठीक है. Yeah, so now let us understand. 31st March 22 tak is the last date. Come on, everybody note it down. Last date for linking of PAN and Aadhaar is 31st March 22. Ma'am, what is the punishment if I don't link my PAN and Aadhaar? If you if you do not link your PAN and Aadhaar, then what is going to happen is your PAN is going to become inoperative. हाँ, your PAN is going to become inoperative. And oh my God, अगर आपका PAN inoperative हो जाता है तो आपका एज इफ आपको इतनी सारी पनिशमेंट्स मिलेंगे. आपके रिफंड प्रोसेस नहीं होंगे, आपके रिटर्न फाइलिंग आप नहीं कर पाओगे, आपका जो भी प्रोसीडिंग्स इनकम टैक्स में चालू है वो सब स्टॉप हो जाएगा. सो इट्स लाइक द टीचर सेइंग दैट आप होमवर्क करके नहीं आओगे तो कल से आप क्लास के बाहर हो जाओगे. तो इनकम टैक्स वैसे ही आपको बोल रहा है कि अगर आप होमवर्क नहीं करोगे या लिंकिंग ऑफ पैन और आधार नहीं करोगे तो हम आपको क्लास के बाहर निकाल देंगे. तो हम आपको क्लास के बाहर निकाल देंगे. लेकिन क्लास के बाहर निकालेंगे तो नुकसान किसका होगा? स्टूडेंट्स का होगा. तो इसमें नुकसान किसका होगा? स्टूडेंट्स का होगा. तो इसलिए इनकम टीचर फिर बोलते चलो यार ठीक है, तुम होमवर्क करके आना, क्लास के बाहर नहीं निकालेंगे. हाँ, तो एक्शन हम कुछ दिनों बाद लेंगे. सो बात क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड. इफ पैन एंड आधार आर नॉट लिंक टुगेदर, वन कीप इन माइंड योर पैन शेल बिकम इनऑपरेटिव. तो आपका जो पैन है वो हो जाएगा इनऑपरेटिव. थैंक यू. तो आपका पैन हो जाएगा इनऑपरेटिव. पैन इनऑपरेटिव होने पे आप रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाओगे, आपके रिटर्न्स प्रोसेस नहीं हो सकेंगे, आपको रिफंड नहीं मिलेगा, और जो भी आपके डिफेक्टिव रिटर्न्स का प्रोसीडिंग्स है कंप्लीट होने वाला है, ये कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा. हाँ, ऑफ कोर्स 234H का फाइन लगेगा, लेकिन रुको, ये इतनी सारी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट. तो मैम अगर हम होमवर्क करके नहीं आएंगे आप हमको क्लास के बाहर ही निकाल दोगे. यस, बट मैम फिर हमारा नुकसान हो जाएगा, आगे के चैप्टर्स मिस हो जाएंगे. तो बिल्कुल सही. तो फिर इनकम टैक्स ने भी बोल दिया चलो ठीक है, पनिशमेंट तो होगी ये, लेकिन ये पनिशमेंट इफेक्टिव की जाएगी 1 अप्रैल 23 से. ओके, 1 अप्रैल 23 से. सो लास्ट डेट ऑफ लिंकिंग, आपको लिंकिंग कब तक करना है पैन और आधार का? 31 मार्च 22. व्हाट विल हैपन? योर पैन विल बिकम इनऑपरेटिव. एंड याद रखिएगा, अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया तो आपको मिलने वाली है स्ट्रिक्ट पनिशमेंट. सॉरी, आपको मिलने वाली स्ट्रिक्ट पनिशमेंट अंडर सेक्शन 114 और रूल. देयर इज अ यस, सो देयर इज अ सेक्शन व्हिच इज गोइंग टू से 114 व्हिच सेज कि यार आपका जो है पैन इनऑपरेटिव, नो रिटर्न फाइलिंग, नो रिफंड, डिफेक्टिव रिटर्न्स का प्रोसीडिंग्स भी नहीं होगा, आपका कोई भी रिटर्न्स प्रोसेस नहीं किए जाएंगे. लेकिन ये पनिशमेंट इफेक्टिव होगी. ये जो पनिशमेंट मिलेगी इनऑपरेटिव पैन की, दिस पनिशमेंट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1st April 22. It will be effective from 1st April 22. Done? Give me a thumbs up. Are you all done? Yes.
नाउ मैम सेक्शन 234H, सेक्शन 234H ये इंट्रोड्यूस हुआ है। पनिशमेंट ये भी है कि अगर आप पैन और आधार, अभी आपको एक और चीज बता देती हूँ, मुझे पैन और आधार लिंकिंग करना कंपलसरी है, क्योंकि जब मैंने 20 साल पहले पैन लिया था तब मेरे पास आधार नहीं था, तो मुझे इनकम टैक्स को जाके बताना है ये मेरा पैन है, आपको तो पता है इस पैन के अगेंस्ट ये मेरा आधार है। यस, नाउ बीसीआर का रिवीजन भी लेती हूँ बेटा, आई विल टेक, डोंट वरी, आई विल बी टेकिंग। ओके, सो ड्यू डेट इज 31 मार्च 22, 6 महीने 3 महीने आगे। तो अगर आप लिंकिंग 3 मंथ्स का डिले करते हो, सो इफ देर इज अ डिले ऑफ 3 मंथ्स, इफ देर इज अ डिले ऑफ 3 मंथ्स, आखिरी के 10 मिनट अगर आपका कुछ छूट गया होगा तो प्लीज आप क्वेरी पूछेगा। यू नो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्वेरी सॉल्विंग, सो जस्ट होल्ड ऑन। अप्रैल 23 बेटा, तीसरा अप्रैल 23, ओ सॉरी, अप्रैल 23 से पनिशमेंट मिलेगा। या द पनिशमेंट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम अप्रैल 23, हाँ 23 कर दिया करेक्शन, सॉरी अप्रैल 23 से पनिशमेंट मिलेगी आपको। डन, हाँ कर दिया। नाउ गिव मी अ थम्स अप यार। हाँ 234H का भी पेनल्टी लगेगा एंड 3 महीने के डीले पे, 3 मंथ्स के डीले पे आपको क्या होने वाला है, फॉर 3 मंथ्स डीले फी विल बी 500 रुपीज अप टू 30th जून। मतलब आपने 31 मार्च तक लिंकिंग नहीं किया, जून तक भी लिंकिंग नहीं किया, आगे 3 महीने, तो आपको 500 रुपीज की पेनल्टी लगेगी, फी लगेगी। अदरवाइज इट इज 1000, अदरवाइज इट इज 1000, नहीं तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इज दैट ओके? यस। ए कॉफी मत बोलो, आई एम जस्ट हैविंग इट। Thank you, Suraj. Thank you. Let us understand now. So, mandatory return filing. हाँ, now this is again very important. Important मुझे बहुत chances लग रहे हैं. This is super duper important. इसको देंगे 2, 3, 4, 5 स्टार मार्क्स। कितने? 2, 3, 4, 5 स्टार मार्क्स। ये बहुत important provision है कि अगर mandatory return filing in some cases, do you know किसके लिए return filing mandatory है? Yes, I'll just recap. LLP, companies and firm, filing of ITR is always mandatory. Filing of returns, Akashdeep, are you from my existing batch? Okay, LLP, company, firm, filing of returns, ITR is always mandatory. बाकी आपको पता है अदर असेसीज के लिए देयर इनकम, अदर असेसीज के लिए उनका जो इनकम है, यस उनका जो इनकम है इट शुड एक्सीड BEL। एंड ऑफ कोर्स ये कौन सा इनकम है, विदाउट कंसिडरिंग चैप्टर 6 से एंड 54 के एग्जम्पशंस अंडर कैपिटल गेन्स, ये दोनों को छोड़ के इनका जो अदर इनकम है ये अगर एक्सीड BEL करेगा तभी रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। और भी कुछ चीजें हैं, यस, सो प्लीज अंडरस्टैंड, LLP, कंपनी, फर्म, इन लोगों के लिए तो हमेशा मैंडेटरी है। और भी है, CBDT ने प्रिस्क्राइब किया है कुछ कंडीशंस कि अगर आप आपके करंट अकाउंट में, ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा कैश डिपॉजिट करते हो, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का, लाइट बिल का पेमेंट 1 लाख के ऊपर करते हो, या अगर आप खुद पे या किसी और पे फॉरेन ट्रिप पे, यस फॉरेन ट्रैवलिंग पे 2 लाख से ज़्यादा खर्चा करते हो, ओके, फॉरेन इलेक्ट्रिसिटी 1 करोड़ कैश इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 1 लाख से ज़्यादा, या 2 लाख से ज़्यादा आप फॉरेन ट्रैवल पे खर्चा करते हो, तो इन 3 केसेस में रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी, रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी। फिर आपका BEL देखेंगे ही नहीं, फिर आपका BEL देखेंगे ही नहीं। एग्जैक्टली इसमें और सिचुएशंस ऐड कर दी गई है, इसमें और सिचुएशंस ऐड कर दी गई है। फॉरेन ट्रिप आउटसाइड इंडिया 2 लाख, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख, 1 करोड़ का कैश, ये अगर हो रहा है, आपने करंट अकाउंट में डाला होगा, तो आपके लिए रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी। सम फ्यू मोर केसेस दैट CBDT हैज नोटिफाइड, प्लीज इसको स्टार मार्क कीजिए, ये ICAI को बहुत पसंद आने वाला है एडजस्टमेंट है। इवन ये एडजस्टमेंट बहुत बार आता है कि मिस्टर एक्स ने अपने बेटे के लिए फॉरेन ट्रैवलिंग पे 2.5 लाख का खर्चा किया, हाँ 2.5 लाख का खर्चा किया, उनका कुछ इनकम नहीं है। ध्यान से सुनना, मिस्टर एक्स ने अपने बेटे की फॉरेन ट्रैवल पे 2.5 लाख का खर्चा किया, उसका इनकम 0 है, 0 या सिर्फ 1 लाख पेंशन मिलता है। हाँ, क्या फिर भी उनको रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी होगा? आंसर इज
जी हाँ, उनके लिए रिटर्न फाइलिंग विल बी मैंडेटरी, रिटर्न फाइलिंग विल बी मैंडेटरी। परफेक्ट। नाउ यही आगे ये 3 केसेस जो इन्होंने ऐड करी है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। एनी पर्सन अगर वो बिजनेस कैरी आउट कर रहा है बेटा और उसका टर्नओवर अगर 60 लाख से ज्यादा हो रहा है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तब आपको रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी। भले ही आपने लॉस कर लिया होगा, आपका इनकम कितना है उससे कोई लेना देना नहीं है। सो प्लीज आप इसको मार्क कर दीजिए, इसको आप दे देंगे 2, 3, 4, 5 स्टार मार्क्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। Okay. If you're carrying out a profession, your receipts are more than 10 lakhs. If you're carrying out a profession, your receipts are more than 10 lakhs. और अगर आप resident individual हो who is aged more than or equal to 60 years at any time during the relevant year, उसमें ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। Yes, तो TDS और TCS आपका 50,000 से ज्यादा कट होना चाहिए, इक्वल टू और मोर देन 50,000। नॉर्मल लोगों के लिए 25,000, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000, नॉर्मल लोगों के लिए 25,000। माने क्या मैम? आपका एग्रीगेट TDS और TCS इज मोर देन और इक्वल टू 25,000 इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। और अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आपका TCS और TDS मिला के 50,000 से ज्यादा इस साल में कट हुआ है, तो इस साल आपको ITR का रिटर्न भरना मैंडेटरी है। यस, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये मेरे हिसाब से ITR का बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। और रिटर्न्स का जो चैप्टर है मैंने रिविजन लेक्चर अपलोड कर दिया है। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल दैट डे, बट स्टिल आई हैव टेकन दैट लेक्चर एंड आई हैव अपलोडेड इट। So my voice was, I was having some cold and cough that time, but still the lecture is there. Shashank, okay, thank you beta. Now let's understand. So फटाफट, मैम अगर LLP कंपनी फर्म है तो ITR फाइलिंग इज ऑलवेज मैंडेटरी। अदर इनकम आपका BEL से एक्सीड करता है, इग्नोरिंग चैप्टर 6 से, इग्नोरिंग 10AA, इग्नोरिंग एग्जाम्पशंस अंडर 54। इफ योर इनकम एक्सीड्स BEL, देन फाइलिंग ऑफ ITR इज मैंडेटरी। इज दैट ओके? यस, CBDT ने ये 3 केसेस तो दी है, लेकिन एडिशनल 3 केसेस और आ गई है और ये आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। बिजनेस कर रहे हो, टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है रेलेवेंट PY में, आप प्रोफेशनल कैरी आउट कर रहे हो और आपका टर्नओवर या रिसीट्स 10 लाख से ज्यादा है, अगर आपका TDS और TCS मिला के 25,000 का इक्वल टू 25 या मोर, इट इज इक्वल टू 25 और मोर, रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी। सीनियर सिटीजन्स के लिए TDS और TCS मिला के 50,000 के ऊपर होना चाहिए। फोर्थ, पर्सन हैविंग अ सेविंग्स बैंक अकाउंट। अब आप सिर्फ डिपॉजिट की बात कर रहे थे मैम, वो जो 1 करोड़ था वो करंट अकाउंट में था, अब उन्होंने सेविंग्स के लिए भी क्राइटेरिया डाल दिया है। सो इफ यू आर हैविंग अ सेविंग्स बैंक अकाउंट एंड यू डिपॉजिट इन वन और मोर सेविंग्स बैंक अकाउंट एग्रीगेट मोर देन और इक्वल टू 50 lakhs इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। यस, आई एम एट प्रेस्टीज पॉइंट। हाँ, मैं प्रेस्टीज पॉइंट पे हूँ। मोर देन और इक्वल टू 50 lakhs ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, मोर देन और इक्वल टू 50 lakhs in that relevant previous year, then filing is mandatory. So this 4th point, so there are these 4 points that have been added in the chapter of ITR. Done? Note कर लिया आपने please? In the radar. Now, this is already covered in class. Already covered in class, verification of returns. लास्ट पॉइंट नया नहीं, कुछ नहीं है बेटा, PDF इज ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और लास्ट पॉइंट, आप आपके सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा you're depositing the deposits in one or more saving accounts, so you're putting into your saving, lag होता है झाला। okay, yeah, now it's clear. So if you deposit more than 50 lakhs तो आपको ITR भरना मैंडेटरी है। अब वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न्स मीन्स, और दिस इज ऑलरेडी डन इन द क्लास, दिस इज साइनिंग। वेरिफिकेशन का मतलब क्या है बेटा? साइनिंग ऑफ रिटर्न्स।
आपको आपका रिटर्न साइन करना पड़ता है। एलएलपी के लिए कौन साइन कर सकता है रिटर्न? जैसे आपको याद है इंडिविजुअल के लिए इंडिविजुअल हिमसेल्फ, एचयूएफ के लिए करता नहीं है तो एनी एडल्ट मेंबर, कुड बी मेल कुड बी फीमेल। हाँ, तो वैसे ही एलएलपी के लिए हु सपोज टू साइन द रिटर्न? फॉर एलएलपी यस एनी डेजिग्नेटेड पार्टनर। अगर पहला चॉइस है डेजिग्नेटेड पार्टनर, अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो जस्ट अ पार्टनर, और अगर पार्टनर भी नहीं है तो एनी पर्सन प्रिस्क्राइब बाय द एनसीएलटी, मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एज पर द बैंक्रप्सी कोड 2016. Yes, so designated partner, if there's no designated partner, then any partner, if that person is also not there, you file for bankruptcy under the bankruptcy code 2016, then any person who is appointed by the NCLT, that is National Company Law Tribunal. Is that okay? Yes. Now TDS and TCS, already I have taught section 194P. So 194P already taught, already covered in the class. So there is no difference, कुछ भी नहीं है। 194P मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है, फिर भी जस्ट बता देती हूँ। बस आखिरी के इसके बाद जस्ट 10 मिनट्स ही लगेंगे हमें। इतने से ही अमेंडमेंट्स है। नाउ 194P क्या है? 194P आपको याद है, वो जो सीनियर सिटीजन थे जिनकी एज 75 से ज़्यादा है, एज ऑफ 75 ईयर्स एंड मोर, उनको ITR भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर पार्लियामेंट में खूब तालियां बजी, बाद में पचका हो गया, बाद में पता चला यार इनका तो पूरा TDS कटने वाला है अंडर सेक्शन 194P। दे हैव टू डिडक्ट द कंप्लीट TDS अंडर सेक्शन 194P। हाँ, वो भी इसमें सारे सीनियर सिटीजन कवर्ड नहीं है, ऐसे सीनियर सिटीजन जिनका एज 75 ईयर्स से ज़्यादा है। हैव आई ऑलरेडी कवर्ड दिस इन द क्लास? यस, मेजॉरिटी ऑफ द अमेंडमेंट स्टैट्यूटरी अपडेट में जो आता है ये क्लास में ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। करेक्ट, yes, this is already done. Most of the amendments are already done and all these amendments are already covered in May 22 lecture. May 22 का लेक्चर देख लो, वही amendments यहाँ पे है और कोई अलग amendment नहीं है। हाँ, इस पर्सन को, सीनियर सिटीजन को पेंशन इनकम होना चाहिए। अगर उनका पेंशन का अकाउंट इज विथ SBI तो ही मस्ट अर्न इंटरेस्ट ओनली फ्रॉम SBI. He must earn interest only from SBI and nowhere else. Ma'am, what if he is earning interest from somewhere else? अगर ऐसा पर्सन इनकम कहीं और से कमा रहा होगा तो वो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन नहीं बनेगा. He will not get covered under 194P and if he does not get covered under 194P, उनको ITR भरना कंपलसरी है. हाँ, तो ऐसे सीनियर सिटीजन जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है जिनका TDS 194P में कट होता है, सिर्फ उनको इनकम टैक्स का रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है. यस, तो पेंशन और इंटरेस्ट इनकम होना चाहिए एंड ही मस्ट गिव अ डिक्लेरेशन. बैंक उनका TDS कट करेगी. बैंक जब TDS कैलकुलेट करेंगे दे विल कैलकुलेट द टैक्स. हाँ ठीक है, आई विल पोस्ट द लिंक फॉर May 22 अमेंडमेंट लेक्चर. ठीक है, इसी में मैं पोस्ट भी करती हूँ. बैंक अब उनका TDS कट करते वक्त दे विल कैलकुलेट द टैक्स कंसिडरिंग एट द नॉर्मल रेट्स, आप considering the tax rates which are in force like for a senior citizen, and also you have to consider chapter 6A. And yeah, can such person get interest of FD with SBI? हाँ, he can get it interest on FD with SBI. and ज़रूरी नहीं है SBI होना चाहिए. अगर आपका पेंशन अकाउंट HDFC बैंक में है, if you have a pension account in HDFC bank, then the interest also you must get from HDFC bank and you must have no other source of income. तो HDFC बैंक ही आपका करता धरता है, सब कुछ जो इनकम है वो उधर ही मिल रहा है. आप उनको डिक्लेरेशन दे दीजिए, वो आपका टैक्स कैलकुलेट करेंगे. पूरा का पूरा टैक्स TDS के फॉर्म में 194P में डिडक्ट होगा. उसके बाद आपको ITR नहीं भरना है. समझे? तो कैसे होती है अनाउंसमेंट पार्लियामेंट में तो बच गई खूब तालियां, वाह वाह, रिटर्न्स नहीं भरना सीनियर सिटीजन्स के लिए कितना बेस्ट है. रिटर्न्स क्या नहीं भरना, पूरा टैक्स मिल गया गवर्नमेंट को आपका. हाँ, सेम बैंक होना चाहिए, बिल्कुल सही. नाउ चैप्टर 6A के डिडक्शंस कंसिडर करने चाहिए. अगर वो सीनियर सिटीजन ऑफकोर्स 5 लाख तक उसका NTI है तो 87A का रिबेट भी कंसिडर हो जाना चाहिए. यू मस्ट ऑल्सो कंसिडर द रिबेट अंडर सेक्शन 87A. That is all. I don't know why this statutory update has covered it, because I have already covered in the class 194P. I have already covered it on. So TDS is tax on total income, right? Yes, TDS is tax on total income. Absolutely right.
Now, let us understand, CBDT has clarified that such specified senior citizen must give a declaration. हाँ ये पता है, उसका टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे, बिल्कुल जो भी रेट्स इन फोर्स है वो हिसाब से कैलकुलेट करेंगे. चैप्टर 6A को कंसिडर करेंगे, बिल्कुल सही. रिबेट अंडर 87A को भी कंसिडर करेंगे, बिल्कुल सही. उसके बाद वो एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन बन जाएगा, उसका 194P में डिडक्ट होगा TDS, तब जाके उसको ITR भरने की जरूरत नहीं है. So in this there is no amendment, no change. Already this was covered in May 22 lecture and it is also getting covered right now. So dear students, जब आप बोलते हो ना मैम अमेंडमेंट का लेक्चर, तो जब हमको पता है ज़्यादा अमेंडमेंट्स है ही नहीं, तो आपको है ना ये 4 पेजेस की अमेंडमेंट्स के लिए 400 पेजेस को सैक्रिफाइस नहीं करना है. जो 400 पेजेस की रामबाण है ना वो पूरी करनी है आपको. हाँ, अमेंडमेंट्स तो बस इतनू से है, कुछ ज़्यादा नहीं है. समझ में आ गया? In 194P, why you will have to claim refund, Arpit? Bank will exactly deduct how much tax is there. हाँ, तो बहुत रेयरली ऐसा होगा कि बैंक ने गलती से ज़्यादा कर दिया, फिर भाई रिफंड चाहिए तो रिटर्न तो भरना ही पड़ेगा. लेकिन ऐसा होता ही नहीं है ना. बैंक क्यों जल्दी से ज़्यादा कर देगी? नहीं, गलती से ज़्यादा क्यों करेगी? बैंक तो जितना TDS टैक्स है उतना ही TDS कट करेगी ना. ओके, आगे गाइडलाइंस. हाँ, ये नोट्स ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे है और अमेंडमेंट का May 22 का भी मैं लिंक अभी शेयर कर देती हूँ. लास्ट गाइडलाइंस फॉर 194Q. सो आखिरी के 10 से 12 मिनट हमें लगेंगे ये गाइडलाइंस देखने के लिए. सो मैम, इन दिस गाइडलाइंस अर्चना 43CA बता दो. अभी नहीं, पहले अमेंडमेंट का लेक्चर चल रहा है, जस्ट फोकस. 43CA गॉट कवर्ड इन माय रिवीजन लेक्चर फॉर PGBP. हाँ, ओके. Rohan Rathi, remaining GST chapter revision. What chapters are remaining now? All chapters are done now. I've already done. Value of supply मैंने YouTube पे है, पेमेंट का चैप्टर YouTube पे अपलोड कर दिया है, एंड आई थिंक 3 चैप्टर्स तो मैंने सप्लाई भी अपलोड कर दिया है. करेक्ट. एग्जाम्शन का थोड़ा पार्ट है मेरे पास, वो डाल दूंगी. ठीक है. 194Q. Now understand, before I teach you some 194Q, I want you to just write down some parts. हाँ, GST का अमेंडमेंट परसों होगा ना, ध्यान से सुनिएगा. I want you to write down some sections. 194Q is buyer deducts TDS. Buyer deducts TDS. 194Q में कौन TDS डिडक्ट करता है? बायर. ओके. So in 194Q, buyer deducts TDS at 0.1% on payments exceeding 50 lakhs. ठीक है. जब बायर सेलर को पेमेंट देगा और वो पेमेंट अगर 50 लाख के ऊपर है, then on excess amount I must deduct TDS at 0.1%. I must deduct TDS on 0.1%. Okay? Yes. Now, this was applicable from 1st July 2021. 1st July 2021. Similar, there is a similar provision of TCS. There is a similar provision of TCS. Note कर लीजिए. There is a similar provision of TCS. Just note down these few things so it goes easier for me to give you cross reference. Okay? So there's a similar provision of TCS and that is under section 206 C1H. Yeah. So please understand there's 194Q, there's similar provision of TCS, but TCS में क्या होता है पता है क्या? Seller collects. हाँ. So in TCS, seller collects. So please understand, seller collects TCS from buyer at 0.1% on receipts exceeding 50 lakhs. तो मैम अगर ऐसा हो जाए कि बायर एंड सेलर, अच्छा मैम हियर विच हु इज द बायर? बायर ऐसा है जिसका लास्ट FY में टर्नओवर एक्सीड्स 10 करोड़. टर्नओवर एक्सीड्स
10 करोड़. ओके, तो बायर ऐसा है जिसका टर्नओवर इन द लास्ट FY एक्सीड्स 10 करोड़. इज दैट ओके? नाउ मैम बायर और सेलर दोनों को ये एप्लीकेबल होता है, तो क्वेश्चन मार्क है. बायर TDS और सेलर TCS दो बार क्यों करे? सो ऐसा जब होता है यू हैव टू गिव प्रेफरेंस टू, माने यहाँ पे 194Q की प्रोविजन भी अप्लाई हो रही है और TCS की एप्लीकेबल हो रही है, तो मैं किसको प्रेफरेंस दूं? सो प्रेफरेंस टू बी गिवन टू 194Q. किसको प्रेफरेंस देना है? 194Q को. सो यू हैव टू गिव प्रेफरेंस टू सेक्शन 194Q. यस, so you must give preference to 194Q, that is TDS. noted? ये CBDT की क्लैरिफिकेशंस है. बस एब्सोल्युटली 10 मिनट लगेंगे हमें, तो प्लीज़ आप फोकस कीजिए. आखिरी के 7 से 8 मिनट जो भी आपकी क्वेरीज होंगी मैं सॉल्व करूंगी. राइट? करेक्ट. नाउ पे अटेंशन. You must also know there is 194O. Okay, what is 194O? Eco का O. So 194O is for eco. E-commerce operator should deduct TDS at 1% of e-commerce participant. E-commerce participant must deduct TDS of e-commerce participant. ना ऐसा हो जाए कि 194O में भी आप कवर हो रहे हो, है ना? तो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे ऐसा हो जाए कि यू आर गेटिंग कवर्ड अंडर 194O ऑल्सो. ये चार्ट के फॉर्म में सब दिया हुआ है, बट फिर भी आप लिख के लेंगे. दिस इज बेटर दैट इफ अ ट्रांजैक्शन इज गेटिंग कवर्ड अंडर 194O, now there's a conflict. 194O is also applicable and 194Q also applicable. यस, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के ग्रॉस अमाउंट पे डिडक्ट करते, बिल्कुल सही. बोथ आर एप्लीकेबल. माने मैंने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, इको के थ्रू मैंने परचेजेस किया. आई एम अ बायर ऑल्सो, जो 50 लाख के ऊपर पेमेंट भी कर रहा हूँ, तो 194Q भी अप्लाई हो रहा है और 194O भी अप्लाई हो रहा है. सो व्हेन 194O एज वेल एज 194Q इज एप्लीकेबल, गिव प्रेफरेंस टू 194O. बिल्कुल सही. ओ को प्रेफरेंस देंगे, बिल्कुल सही. ओ को प्रेफरेंस देंगे. हाँ, सोमीनाथ बिल्कुल सही बोल रहे हो कि इंडिविजुअल और HUF अगर 5 लाख तक ही सेल करते पूरे साल भर में, तो 194O का TDS कट करने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल सही. करेक्ट है? राइट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अ फ्यू मोर थिंग्स. नोट इट डाउन, देन टेबल से पढ़ना आसान हो जाएगा आपको. ठीक है? हाँ. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम गाइडलाइंस फॉर 194Q. Beta, these same guidelines are already covered in May 22 amendment lecture also. Now some guidelines for some guidelines for section 194Q. Now please understand 194Q क्या बोलता है. 194Q is TDS. It is deducted. Note it down please. No, ये clarifications class में शायद covered नहीं है. Nayan, these clarification, Nayani, these is not covered. So just take 10 minutes. Just focus and understand. It is deducted on payment or credit, whichever is earlier. So TDS है, 194Q क्या है? TDS है. TDS डिडक्ट कब होता है? पेमेंट और क्रेडिट दोनों में से whichever is earlier. पेमेंट और क्रेडिट दोनों में से whichever is earlier. If TDS is deducted at the time of payment, अगर TDS पेमेंट के टाइम डिडक्ट होता है बेटा, कब हो रहा है? पेमेंट के टाइम. देन डिडक्ट TDS ऑन अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ GST. इसका लॉजिक क्या बताती हूं, पहले आप नोट करके लो.
ये नोट्स में दिया हुआ है बट फिर भी नाउ इफ टीडीएस इज डिडक्टेड, नोट कर लीजिए, मैं लॉजिकली आपको समझाती हूँ. इफ टीडीएस इज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, if TDS is deducted at the time of credit, then very good, Avni, you are saying absolutely correct, then deduct TDS on amount exclusive of GST. अब मैं आपको समझाती हूँ. बस ये आखिरी के 10 ही मिनट से जो आपको गाइडलाइंस एक बार 194Q देखना है. 194Q क्लास में हो गया है, 194P हो गया है, 194O हो गया है. हाँ, अब ध्यान से सुनना. टीडीएस का लॉजिक क्या होता है? व्हेन इज टीडीएस डिडक्टेड? मैम इट इज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर. अगर टीडीएस इज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट, तो मैं पे कर रही हूँ, मेरे पास है ना कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जीएसटी कितना, नेट अमाउंट कितना, क्योंकि इनवॉइस नहीं है. हाँ, क्रेडिट का मतलब होता है इनवॉइस आ गया है, करेक्ट. पेमेंट का मतलब मेरे पास इनवॉइस नहीं है, तो देन से यार कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा जीएसटी का अमाउंट है, क्या है. तो कुछ नहीं, जितना आप पे कर रहे हो लेट इट बी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, पूरे अमाउंट पे आप टीडीएस कट कर दो. सो इफ यू आर डूइंग दिस एट द टाइम ऑफ पेमेंट, क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है टू शो मी हाउ मच इज द नेट अमाउंट एंड शो मी हाउ मच इज द जीएसटी अमाउंट, देन इनकम टैक्स सेज यार डिडक्ट टीडीएस ऑन द टोटल पेमेंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, करेक्ट. Now if TDS is deducted at the time of credit, बेटा यही मेरे TDS TCS के रिवीजन लेक्चर में भी हो गया है, it is covered. If TDS is deducted at the time of credit, कब हुआ? If TDS is deducted at the time of credit, अब डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस आ गया, इनवॉइस आता है तो हम रिकॉर्ड करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, है ना, तो आई एम रिकॉर्डिंग इट. सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है मेरे पास, इनवॉइस. एट द टाइम ऑफ क्रेडिट आई हैव द इनवॉइस. इफ यू हैव द इनवॉइस, यू नो द नेट अमाउंट एंड द जीएसटी अमाउंट सेपरेटली, देन डिडक्ट टीडीएस ओनली ऑन द नेट अमाउंट, माने एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, माने एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, करेक्ट. डन. ये गाइडलाइंस है फॉर 194Q. ये रिलेटिंग टू जीएसटी है, ये गाइडलाइन रिलेटिंग टू टैक्सेस जीएसटी है. दूसरा गाइडलाइन 194Q से रिलेटेड. ये पहला गाइडलाइन है रिलेटिंग टू जीएसटी. दूसरा गाइडलाइन, हाँ, आकाशदीप मज्जा, आई होप योर स्टडीज इज ऑल्सो गोइंग ऑन वेरी वेल. ठीक है ना, सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही है. अब सुनना, सेकेंड क्लैरिफिकेशन क्या है. दिस इज 194Q इज एप्लीकेबल. ये प्रोविजन कब से एप्लीकेबल हुआ? दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2021. हाउएवर 50 lakhs will be counted, 50 lakhs limit will be counted from 1 April 21. हाँ, तो 1 अप्रैल 21 से 50 लाख के लिमिट का काउंटिंग चालू हो जाएगा. लेकिन टीडीएस एप्लीकेबल कब से होगा? 1 जुलाई से. टीडीएस कब पे करना है? जब आपका पेमेंट 50 लाख के ऊपर चला जाए. तो ये 50 लाख के ऊपर है ना, तो ये 50 लाख के ऊपर चला जाए मतलब क्या? आनंद सर ने एक ही मिनट. हेलो, अच्छा, हाँ हाँ ठीक है. 194Q okay. Yeah, 194Q is applicable from 1st July. However, 50 lakhs limit will be counted from 1st April. Yes. तो 50 lakhs की लिमिट जो है वो काउंट की जाएगी 1 अप्रैल से. ठीक है, तो अगर मेरा अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ओके, यहाँ पे मेरा सेल है 20 lakhs, इधर पेमेंट 20 lakhs, 20 lakhs और 20 lakhs, तो यहाँ पे मेरा अमाउंट हो गया 60 lakhs. दिस अमाउंट नो टीडीएस, बट जुलाई में आपने 20 लाख पे कर दिया, इसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल बिकॉज नाउ द अमाउंट हैज एक्सीडेड 50 lakhs. Yes, so 50 lakhs का काउंटिंग विल हैपन फ्रॉम अप्रैल, मई, जून.
के 50 lakhs काउंट करेंगे. ऑफ कोर्स आई नो अप्रैल में जून में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है. टीडीएस इज एप्लीकेबल फ्रॉम जुलाई 21. हाँ प्रणम, टर्नओवर कौन सा है 1 करोड़ 10 करोड़ का? मेरा टर्नओवर लास्ट एफवाई में 10 करोड़ क्रॉस कर रहा है, तो मुझे टीडीएस करना है. किसका टीडीएस करना है? ऐसे सेलर का टीडीएस करना है जिससे मैं गुड्स खरीदती हूँ अबाव 50 lakhs. When I purchase from a single party above 50 lakhs, I should deduct TDS. Who should deduct TDS? Buyer. कौन सा बायर को टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल है? जिसका टर्नओवर लास्ट एफवाई में 10 करोड़ से ऊपर है. मेरा टर्नओवर लास्ट एफवाई में 10 करोड़ के ऊपर है, तो मैं बन गई बायर. मैं बायर बन गई तो मुझे टीडीएस कट करना है. कब किसका टीडीएस कट करना है? सेलर का. किसका टीडीएस कट करना है? सेलर का, उसको पे करते वक्त. समझा? ओके. इफ बायर इज एनआर, अच्छा, इफ बायर हैज नो बिजनेस लास्ट ईयर. अच्छा इधर कितना करेंगे बताती हूँ ना. 50 लाख, यहाँ पे टीडीएस विल बी 0.1% ऑन 20 lakhs. 0.1% ऑन 20 lakhs. अप्रैल में जून वाले के सवाल ही नहीं आती है. इधर आपने इनवॉइस भी रेज कर दिया, पेमेंट भी कर दिया, आपको इनवॉइस भी आ गया और आपने पेमेंट भी कर दिया. यहाँ नो टीडीएस, नो टीडीएस, नो टीडीएस. यहाँ पे टीडीएस लगेगा 0.1 ऑन दिस 20 lakhs. या इज 20 lakhs एक्सीडिंग, इज 20 lakhs एक्सीडिंग 50 lakhs? हाँ. इज इट इन जुलाई? यस. तो जुलाई में टीडीएस एप्लीकेबल हो गया और 50 लाख भी क्रॉस हो गया. डन. 50 लाख के ऊपर वाले अमाउंट पे करना पड़ता है, बट अप्रैल में एंड जून में टीडीएस प्रोविजन वाज नॉट एप्लीकेबल. ये जो सेक्शन है ना बेटा, इट बिकेम एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई. इसलिए ये क्लैरिफिकेशन है, इसलिए ये क्लैरिफिकेशन है. ठीक है. सेलर ने टीडीएस नहीं, सेलर टीसीएस करेगा. सेलर टीसीएस करता है, परचेजर टीडीएस करता है. दोनों में से प्रेफरेंस देना है तो टीडीएस को देना है, टीडीएस को प्रेफरेंस देना है. वॉच माय टीडीएस टीसीएस का लेक्चर, रिवीजन लेक्चर. इट कवर्स ऑल दीज पॉइंट्स. आ गया देखो अभी. हाँ, क्योंकि अप्रैल में जून में ये एप्लीकेबल नहीं था. दिस प्रोविजन केम एप्लीकेबल फ्रॉम, थैंक यू रुचि, दिस प्रोविजन बिकेम एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 21. ओके, नाउ लेट मी जस्ट रीड द गाइडलाइंस. तो कुछ कुछ चीजें गाइडलाइंस में पढ़ के बताती हूँ. 194Q इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सर्टेन ट्रांजैक्शन. जो स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटीज के खरीदने और परचेज के ऊपर नहीं लगेगा. कभी कभी आपको इलेक्ट्रिसिटी सेविंग सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो इस पे ये सर्टिफिकेट्स का सेल और परचेज होता है. कभी जैसे इलेक्ट्रिसिटी सेविंग सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी शेयर्स के परचेज और सेल पे सेक्शन 194Q is not applicable. Section 194Q is not applicable. हाँ. Calculation of threshold limit. 194Q has become effective from 1st July, but 50 lakhs का limit will be applicable from 1st April. यही example जो मैंने दिया, अप्रैल, मई, जून. 20 lakhs, 20 lakhs, 20 lakhs. जुलाई में 20 lakhs. Your TDS will be applicable on 0.1% on 20 lakhs. Is that clear? आगे. Generally TDS is not to be deducted on GST component. Okay, GST से related adjustment सुन के लेना. Tax is to be deducted on payment or credit whichever is earlier. ध्यान से सुनना, ये भी already covered है. अगर credit earlier है, credit माने आपके पास invoice है, तो डॉक्यूमेंट है कि नेट अमाउंट कितना, जीएसटी का अमाउंट कितना, तो अब टीडीएस शुड बी डिडक्टेड ऑन पेमेंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी. टीडीएस किस पे डिडक्ट होगा? पेमेंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी. इफ पेमेंट इज अर्लियर, हाँ, पेमेंट अगर पहले हो गया तो आपके पास इनवॉइस नहीं है भाई, जितना तुमने पेमेंट किया है टोटल पे ये कर दो, जितना तुमने पेमेंट किया है टोटल पे क्या कर दो, टीडीएस एप्लीकेबल कर दो, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. इट शुड बिकम इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. ओके, ये मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है. वेदर नॉन रेसिडेंट बायर, मैं बायर हूं लेकिन मैं एनआर हूं, देन शुड आई डिडक्ट टीडीएस अंडर 194Q? द आंसर इज नो.
नो, आई एम अ बायर, ऐसा बायर जिसका टर्नओवर लास्ट एफवाई में 10 करोड़ के ऊपर है और मैं रेसिडेंट हूं तो ही मुझे 194 क्यों एप्लीकेबल है। अगर मैं एनआर बन गई तो मुझे एनआर बन गई तो मुझे टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। क्या टैक्स इज टू बी डिडक्टेड ऑन एडवांस पेमेंट? यस, वी ऑलरेडी नो, पेमेंट और क्रेडिट whichever is earlier. Should I deduct tax on advance payment? Yes, yes, yes. Yes, the answer is yes. Why? Because you already know TDS कब डिडक्ट होता है? पेमेंट और क्रेडिट whichever is earlier. तो एडवांस पे भी करना पड़ेगा। Whether provisions of 194Q shall apply to a company before incorporation, in the year of incorporation. देखो, year of incorporation में दिस इज माई फर्स्ट ईयर, लास्ट एफवाई में मेरा टर्नओवर हो जाएगा 0, फिर मुझे करंट ईयर में टीडीएस नॉट एप्लीकेबल। क्यों नॉट एप्लीकेबल? बिकॉज लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर जाएगा तब टीडीएस लगता है ना। बट तुम्हारा तो इनकॉर्पोरेशन ही अभी हुआ है, यू स्टार्टेड द बिजनेस इन दिस ईयर, last year you were not in business. If last year you were not in business, then my turnover is below 10 crores, it's 0, then no TDS. Again, TDS किसको लगता है? मैं बायर है, मैं रेसिडेंट है, मेरा टर्नओवर लास्ट ईयर 10 करोड़ के ऊपर है। Whether TDS is applicable when seller's income is exempt. So CBDT ने क्लैरिफाई कर दिया है, जो सामने वाला पर्सन है सेलर, नो, सो इफ सेलर्स इनकम इज exempt, जैसे कि लाइक सेक्शन 10, then TDS won't be applicable. TDS is applicable only if part of the income is exempt. हाँ, पूरा इनकम एग्जाम्प्ट है सेलर का तो 194Q की प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगी। बायर सेलर का टीडीएस डिडक्ट करता है जब बायर पैसे देता है, तो जो सेलर है उसका इनकम एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 10। माने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, if I am selling agricultural produce, I am buying from you agri produce of more than 80 lakhs, 70 lakhs, more than 50 lakhs, तो मुझे टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो सेलर है उसका इनकम एग्जम्प्ट है। तो इसका एग्जाम्पल है एग्री प्रोड्यूस का परचेज। सो इफ आई डू एग्री प्रोड्यूस का परचेज, देन देर इज नो नीड ऑफ टीडीएस, नो नीड ऑफ टीडीएस। इज दैट क्लियर? Note it down. Agri produce. दिव्या, लास्ट टाइम बिजनेस नहीं है ना मेरा? दिव्या, मेरा लास्ट टाइम बिजनेस नहीं है। मेरा लास्ट टाइम बिजनेस ही नहीं है ना। किधर गई दिव्या? डिड यू अंडरस्टैंड? लास्ट टाइम मेरा बिजनेस ही नहीं है ना। क्यों? मैंने बिजनेस ही स्टार्ट नहीं किया, बिजनेस अभी स्टार्ट किया, तो लास्ट ईयर टर्नओवर 0 है ना रे बेटा। ऐसा क्यों कर रही है? झेपा क्या? ओके, नाउ लिसन, वेदर टीडीएस इज एप्लीकेबल व्हेन सेलर्स इनकम इज एग्जम्प्ट, आई सेड नो। आगे, Will 194Q apply to government of department carrying on business? Yes. अगर गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट भी बिजनेस कैरी आउट कर रहा है तो क्या उसको टीडीएस कट करना पड़ेगा? Yes. अगर गवर्नमेंट बिजनेस कर रहा है तो yes. But if government of department is not carrying on any business, then they need not deduct TDS. So गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं और उनका टर्नओवर लास्ट ईयर में 10 करोड़ के ऊपर जाएगा तो क्या उनको टीडीएस प्रोविजन एप्लीकेबल होंगी? यस। बट इफ दे आर नॉट हैविंग बिजनेस, वो बिजनेस ही नहीं कर रहे, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, बिजनेस करने का काम ही नहीं है, वो सिर्फ हॉस्पिटल्स कैसे चल रहे कैसे नहीं देख रहा कर रहे, केयर, दे जस्ट टेकिंग केयर, दे नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी, नॉट हैविंग बिजनेस। आपको क्वेश्चन में ये क्लियरली बताया जाएगा कि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बिजनेस कर रहा है या बिजनेस नहीं कर रहा है। वो बिजनेस कर रहा है और उसका टर्नओवर लास्ट ईयर में 10 करोड़ के ऊपर है तो टीडीएस अप्लाई होगा। उसका टर्नओवर अगर 10 करोड़ के ऊपर नहीं है तो बिजनेस अप्लाई नहीं होगा। Of course, I always check दिव्या लास्ट ईयर का टर्नओवर ना बेटा, आई चेक टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर। अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है तो इस साल मुझे टीडीएस अप्लाई होगा। क्रॉस एप्लीकेशन ऑलरेडी कवर्ड। अच्छा, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक आई मिस्ड आउट,
बिजनेस का टर्नओवर काउंट करते वक्त, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट हियर, हाँ हियर, yes, here come on the second point. See, I missed out, I'll tell you, this is important. Buyers turnover from non business activity is not to be counted. मेरा जो टर्नओवर है लास्ट ईयर का कितना होना चाहिए, 10 करोड़ के ऊपर। ये कौन सा टर्नओवर होना चाहिए, मेरे बिजनेस का टर्नओवर। हाँ, मतलब मेरे को बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है, नॉन बिजनेस इनकम मिल रहा है। अभी तुमको बिजनेस 5 हेड्स ऑफ इनकम आते हैं ना, हाँ, तो पीजीबीपी वाला इनकम का टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर हुआ तो आई एम कवर्ड अंडर 194Q। लेकिन मेरा अगर टर्नओवर 8 करोड़ है और मेरा अदर इनकम 2-3 करोड़ आ रहा है जो बिजनेस इनकम नहीं है, इट्स नॉट अंडर बिजनेस इनकम, माय कैपिटल गेन्स इज 3 करोड़। सो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको टर्नओवर में बिजनेस रिलेटेड टर्नओवर ही लेना है, नॉन बिजनेस रिसीट्स कंसिडर नहीं करना है। सो बायर्स टर्नओवर फ्रॉम नॉन बिजनेस एक्टिविटीज नॉट टू बी काउंटेड। ऑल दीज क्लैरिफिकेशंस ऑफ 194Q। 194Q फटाफट बोलो किसको एप्लीकेबल है। मैं बायर है, कौन सा बायर है, जिसको बिजनेस कर रहा है, उसका टर्नओवर लास्ट ईयर 10 करोड़ के ऊपर है, मैं रेसिडेंट है, फिर मैं भले ही गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, मुझे टीडीएस कट करना है। किसका, ऐसे सेलर का जिससे मैंने 50 लाख के ऊपर गुड्स खरीदे। जो भी 50 लाख के ऊपर का ट्रांजैक्शन है उस पे 0.1% का टीडीएस कट करना कंपलसरी है। सेलर बोलता नहीं नहीं मैं टीसीएस करेगा, मैं बोलती नहीं नहीं मैं तो टीडीएस करेगी, तो किसको प्रेफरेंस देंगे, टीडीएस को, टीडीएस को। यस, तो हो गया। नाउ लास्ट, बिटवीन ओ एंड क्यू गिव प्रेफरेंस टू ओ, बिटवीन 194O एंड 206 माने टीसीएस गिव प्रेफरेंस टू, सॉरी यहाँ पे 194, हाँ ओ ही है करेक्ट। ओ और टीसीएस भी कभी कभी क्लैश हो सकते हैं। इको वाला ओ या टीसीएस में भी अगर क्लैश हो गया, इको के थ्रू भी हम सेलिंग एंड बाइंग करते, तो हम हमेशा प्रेफरेंस टीडीएस को ही देते, 194O को। फिर क्लैश हुआ 194Q एंड 206, अब भी प्रेफरेंस देंगे टीडीएस को। टीडीएस माने बायर के व्यू पॉइंट से, टीडीएस माने बायर के व्यू पॉइंट से। यस, तो मेरे अमेंडमेंट्स हो गए, आप क्वेरीज पूछ सकते हो। ना यूलिप में दो चीजें, यूलिप इज एलिजिबल फॉर एटीसी, ये आपको एग्जाम में है, हाँ, बट यूलिप जो एक कैपिटल एसेट माना जाएगा, जिसका प्रीमियम 2.5 लाख के ऊपर है, ये 100 एंड इसको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स माना जाता। क्या माना जाता, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। ये वाला जो प्रोविजन है कैपिटल गेन्स वाला, ये आपके सिलेबस से काट दिया है, ये आपके सिलेबस से काट दिया है। ओके, रिकैप कराती फटाफट, सुनो। सबसे मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन द आईटीआर चैप्टर। ओके, सो फर्स्ट स्लम सेल, ये ऑलरेडी क्लास में हो चुका है, ऑलरेडी डन। यस, इधर एफएमवी ऑफ कैपिटल एसेट होगा या सेल कंसिडरेशन जो मिल रहा है उसका एफएमवी, दोनों में से विचएवर इज हायर। ओके, नाउ 234, हाँ, ये किसके लिए आईटीआर, अच्छा, आधार और पैन का लिंकिंग करने का आखिरी डेट क्या है, 31 मार्च 22। नहीं किया तो पैन इनऑपरेटिव। पैन इनऑपरेटिव की जो पनिशमेंट है वो भयंकर है कि आपका पैन ही इनऑपरेटिव हो जाएगा, आपका रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे, आपको टीडीएस हायर रेट से आपका कट किया जाएगा क्योंकि आपके पास पैन ही नहीं होगा, आपका पैन ही इनऑपरेटिव हो जाएगा, आपका डिफेक्टिव रिटर्न्स का प्रोसेसिंग नहीं होगा, आपके रिफंड्स का प्रोसेसिंग नहीं होगा, आपका जो भी पेंडिंग काम इनकम टैक्स में चल रहा है वो सब स्टॉप हो जाएगा। तो ये बहुत भयंकर पनिशमेंट है। फिर हमने बोल दिया यार ये जो पनिशमेंट है ना इमीडिएटली नहीं अप्लाई करेंगे, पनिशमेंट हम देंगे 1 अप्रैल 23 से, पनिशमेंट हम देंगे 1 अप्रैल 23 से। इज दैट ओके? आगे मैम 234H भी लगेगा। 234H कब लगेगा? 234H मतलब 500 का फाइन लगेगा अगर 3 महीने का डिले हुआ। मार्च 22 के बाद 3 महीने मतलब अप्रैल, मई, जून। जून 22 तक भी लिंकिंग नहीं किया, हाँ जून 22 तक 500 रुपए फी है, उसके आगे भी लिंकिंग नहीं किया तो फी बन जाएगी 1000 रुपीज। इज दैट ओके? उसके बाद हाँ,
कंपलसरी रिटर्न फाइलिंग। आप बिजनेस कर रहे हो, आपका हम BEL देखेंगे ही नहीं, इनकम देखेंगे ही नहीं। अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 60 लाख के ऊपर है, प्रोफेशनल रिसीट्स 10 लाख के ऊपर है, अगर आपका TDS और TCS मिला के इस साल में 25,000 के ऊपर या इक्वल टू 25,000, अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपका TDS और TCS मिला के 50,000 के ऊपर है, तो आपको ITR फाइलिंग बिकम्स मैंडेटरी। एंड आपके सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट किए गए 50 लाख के ऊपर, तो आपको करना पड़ेगा ITR फाइलिंग मैंडेटरी। LLP का वेरिफिकेशन, हु कैन साइन द रिटर्न्स इज ऑलरेडी कवर्ड। 194P मैंने एक्सप्लेन किया, बट इट इज ऑलरेडी कवर्ड इन द क्लास। ओनली सम गाइडलाइंस हैड टू बी कवर्ड, so which I have covered right now. Some guidelines which I have covered right now. Yes, now Avni नहीं है तो TCS का चार्ट दिया है, you study it from there बेटा. Okay? Yes. Now your queries. I am answering your queries and then I'll stop. So all amendments are covered. Now again, if you are done lectures with me for November 22, then watch November 22 के amendments. If you have done May 22 के lectures with me, then May 22 प्लस November 22 दोनों अमेंडमेंट्स आपने देखने हैं। मैं May 22 का अमेंडमेंट की लेक्चर की लिंक अभी डालती हूँ। हेमंत ऐका नाही, May 22 असं सर्च करा ना, लेक्चरची लिंक मिळेल तुम्हाला, नाही तर मला सांगा, मी सांगते। May 22 अमेंडमेंट्स, ते ती लिंक टाकूयात आपण इथे। मैम बायर का ही टर्नओवर देखना है ना? हाँ नयनी, बायर का ही टर्नओवर देखना है, बायर का ही टर्नओवर देखना है। ओके, टुमारो आई विल टेक पेपर सॉल्विंग, डे आफ्टर आई विल टेक GST अमेंडमेंट। ज़्यादा नहीं है, ऐसे ही है, GST का भी रिवीजन के साथ कर लिया है, थोड़े से ही अमेंडमेंट्स है, ज़्यादा नहीं है। सो टुमारो आई विल टेक RTP। कल क्या तारीख है? 12 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को मोस्टली आई विल टेक GST का अमेंडमेंट। 13 और 14 को मैं GST का अमेंडमेंट ले लूँगी। एग्जाम्शन चैप्टर लाइव करने की कोशिश करूंगी। मैं एक्चुअली एग्जाम्शन का लास्ट, इसमें ना मैंने इंपॉर्टेंट एग्जाम्शंस किए हुए हैं, मैं एक बार चेक करती हूँ, उसमें अगर ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है तो वो भी लेक्चर में यूट्यूब पे अपलोड कर देती हूँ। हियर GST अमेंडमेंट 13 को, RTP डिस्कशन टुमारो 12 को। हाई वेटेज चैप्टर इन इनकम टैक्स या TDS इज इंपॉर्टेंट, रिटर्न फाइलिंग इंपॉर्टेंट है, बेसिक रेसिडेंशियल एक ग्रुप हो जाता है, फिर आपको तो पता है 5 हेड्स बिकम सैलरी, कैपिटल गेन्स, PGBP बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड भी इजी और छोटा आता ही है, तो ऐसे हम करेंगे। हमारे तो सब कुछ इनकम टैक्स में एक चीज क्या है, सब कुछ इंटर रिलेटेड होता है, तो सारे टॉपिक्स आपको करके जाना पड़ता है। यस मैम, TDS लाइबिलिटी का इफेक्ट एक बार बताओ ना, मीन्स ग्रॉस अमाउंट ऐड होगा और फिर TDS लेस होगा क्या? नहीं, जितना पेमेंट कर रहे, 60 लाख का पेमेंट कर रहे, तो 60 लाख पे डायरेक्टली 0.1% कट होता है। 0.1 डायरेक्टली 60 लाख पे 0.1 कट होता है। पेमेंट जितना कर रहे उस पे 0.1 कट होगा। मैम रिवीजन अच्छा चल रहा है लेकिन डर लगता है। बेटा इट्स क्वाइट कॉमन, बट सॉल्विंग 3 पेपर्स इज कंपल्सरी। 115 बैक में अनएग्जॉस्टेड BEL मिल सकता है लॉन्ग टर्म, और इसको मिल सकता है। आई थिंक वी कैन गिव द बेनिफिट। यस यस, नाउ 3 पेपर्स माने RTP, MTP करो और पास्ट एटलीस्ट एक एग्जाम पेपर करो, एक। ये आपने सॉल्व करना चाहिए, दिस इज योर टारगेट। हाउ मच एवर आई कैन सॉल्व विथ यू टुमारो, आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट आपने एग्जाम पेपर सॉल्व करना कंपल्सरी है। Forget about that 14 marks question paper first. पहले 1.5 आवर में आपको पासिंग की गारंटी करनी है। किसकी गारंटी करनी है? पासिंग। यू मस्ट पास द एग्जाम, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पहले इफ यू जस्ट इन दोस 15 मिनट्स, एक सेकंड ना, हाँ, इन दोस 15 मिनट्स व्हेन यू गेट टाइम टू रीड, मेंटली बी स्ट्रांग। पेपर देख के घबराना नहीं है। मैं बहुत बार आपको बोलती हूँ कि अगर आपको मुंबई जाना है तो आपको मुंबई का पूरा रास्ता नहीं दिखेगा। आप घर के नीचे आके गाड़ी में बैठोगे, आपको पूरा रास्ता नहीं दिखता मुंबई का, तो आप नहीं बोल सकते मुझे रास्ता ही नहीं दिख रहा है तो हम मुंबई कैसे पहुंचेंगे। इट इज इनफ इवन इफ यू सी अ फ्यू मीटर्स अहेड, इट इज एब्सोल्युटली इनफ इवन इफ यू सी अ फ्यू किलोमीटर्स अहेड, इट इज एब्सोल्युटली ओके।
माने क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऊपर ऊपर से पढ़ना है, डोंट वरी, जब सॉल्विंग करोगे तब डिटेल में पढ़ना है। वो 15 मिनट्स में अगर आपका मेंटली आप डिस्टर्ब हो गए तो बेटा जो आता है वो भी आपसे छूट जाएगा। याद रखना ये सीए एग्जाम है, एक प्रोफेशनल एग्जाम है, आपका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट करता है। एटीट्यूड इन दिस 3 आवर्स इज इंपॉर्टेंट। एप्टीट्यूड से भी ज्यादा एटीट्यूड is more important. Attitude is more important than aptitude. Aptitude is intelligence. जितनी आपने पढ़ाई करनी थी कर ली, अब आप मेंटली चले जाओ प्रिपेयर होके कि वट एवर इट इज, आखिरी तक आई विल नॉट गिव अप। एक भी मिनट ऐसा नहीं है कि आई विल गिव अप, जो है सो है। अभी जितनी पढ़ाई करके आया उतनी है, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। आई विल ट्राई एंड गिव माई बेस्ट, आई विल ट्राई एंड गिव माई बेस्ट, आई विल नॉट गिव अप इवन a single time. I will not get a thought in my mind I have to give up. टैक्स का पेपर आखिरी पेपर होता है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कोई भी पेपर्स आप एग्जाम हॉल से आने के बाद एक दूसरे के साथ डिस्कस ना करें। जैसे पेपर गए वैसे गए, घर पे रख दीजिए। फोकस ऑन द नेक्स्ट पेपर, फोकस ऑन द नेक्स्ट पेपर। 15 minutes read but don't get upset, be mentally strong, keep a very very positive and a strong attitude in the exam. उसके बाद क्या जरूरी है, फर्स्ट you must, if GST is easy, go for GST, go for GST, try MCQ questions, but हाँ स्पीड आप क्या करते हो, पहले आप आराम से सॉल्व करते हो और बाद में यू हरी अप। ये बच्चों की कॉमन हमने मिस्टेक्स देखी कि मैम पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि पहले 1 घंटे में आप आराम से सॉल्व करते हो, एकदम MCQ कर रहे तो उसी में आप बह गए, भावनाओं में बह जाते हो और उधर ही सॉलिज कर रहे। नहीं बेटा, कीप अ ट्रैक ऑफ टाइम, कीप अ ट्रैक ऑफ टाइम। 100 मार्क्स के लिए आपको कितने घंटे मिल रहे हैं? 180 मिनट्स, तो लगभग 10 मार्क्स के लिए 18 मिनट का आपका रेशियो बनता है। 10 मार्क्स के लिए 18 मिनट आपका टाइम है, तो प्लीज आप वो टाइमिंग पे फोकस कीजिए। First 1.5 hour, focus that, see to it that your passing is assured. If you feel the first compulsory question of 14 marks is too complicated, बहुत सी चीजें कंबाइंड है, वो आखिरी में सॉल्व कीजिए, सॉल्व इट एट द एंड। डोंट वरी, जितना आता है लिखिए, यू डू गेट मार्क्स फॉर स्टेप्स, यू डू गेट मार्क्स फॉर स्टेप्स। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई गड़बड़ नहीं करनी है, इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ना है, ब्लैक इंक यूज करना है। एमसीक्यू के लिए वो जो ओएमआर शीट पे गोले बनाने हैं वो बहुत अच्छे से आई थिंक पेंसिल से ही करने होते हैं अपने को, तो प्लीज़ आप उसको अच्छे से मार्क कीजिए, कुछ गड़बड़ मत कीजिए। जो एमसीक्यू आता है जीएसटी और टैक्स का एक ही शीट मिलेगा आपको एमसीक्यू के लिए, उसके बाद आपको जीएसटी अटेम्प्ट करना कीजिए। इनकम टैक्स इजी लगा तो भले आप इनकम टैक्स सॉल्व कीजिए, बट जरूरी नहीं है कि आप पहले वो 14 मार्क या कंपलसरी क्वेश्चन से ही सॉल्व करें, वो आप बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टे वेरी पॉजिटिव, स्टे वेरी कूल। एग्जाम के एक दिन पहले सभी को ऐसा लगता है कि मैम हमें याद नहीं आ रहा है, आपको घबराना नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है, टेंशन नहीं लेना है। गेट अ कंप्लीट स्लीप सो दैट इन द एग्जाम योर एफिशिएंसी इज गुड। थोड़ा एक 4-5 घंटे तो आपको सोना ही है। somebody may need a little more sleep, please don't compromise with your sleep, it will affect your productivity, okay? yes, मेरी बुक में मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस कवर्ड है, लेकिन अब बारी है इंटर रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने की, जैसे आरटीपी और एमटीपी। यस मैम, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कैश गिफ्ट दिया वेडिंग का, तो यार उसको प्रूव करना पड़ेगा मैं एज ए एम्प्लॉयर नहीं आ रहा हूँ, उसका दोस्त बन के आ रहा हूँ। सो दिस इज आउटसाइड द ऑफिस एंड पैसे मैंने कंपनी के अकाउंट से नहीं दिए, मेरे पर्सनल अकाउंट से दिए। तो अगर आप बोल सकते हो पर्सनल अकाउंट से दिए, कंपनी से नहीं लिए, मैंने कंपनी के बुक से पैसे देते हो, तो फिर वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशन आएगा। लेकिन अगर आप उसको पैसे अपने पर्सनल इससे दे सकते हो, इट्स अ वेरी ट्विस्टेड क्वेश्चन, इसके दोनों काइंड ऑफ चीज़ें बन सकती है। लेकिन आप पर्सनल अकाउंट से देते हो, दोस्त बन के जा रहे हो, पर्सनल अकाउंट से दे रहे हो, तो फिर आप उसको गिफ्ट एग्जम्प्ट भी कर सकते हो। रिलेटिव की डेफिनेशन में नाना नानी कवर होते हैं साहिल, ऑफ कोर्स कवर होते हैं बेटा। यस, सो मैम लास्ट 20 डेज क्या अप्रोच रखे? वैष्णवी, लास्ट 20 डेज यू आर द बेस्ट पर्सन टू नो द अप्रोच। हर एक के अलग अलग हिसाब से पढ़ाई हुई रहती है, आपने टाइम टेबल बनाना है, आपको देखना है कौन से सब्जेक्ट्स का आपको रिविजन लेना है। अभी अकाउंट्स है, कॉस्टिंग है, लॉ है, मतलब ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स है, तो यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल एज पर योर सेल्फ। हर एक का टाइम टेबल अलग अलग होता है। मैं अप्रोच नहीं बोल सकती, सिर्फ इतना बोल सकती कि पैनिक मत करो, डोंट पैनिक। यस, तो जीएसटी, यस आप रिविजन लेक्चर्स देख सकते हो।
या यू कैन गो हेड, प्लीज डोंट स्किप एन अटेम्प्ट. नवंबर 22 करना है मैम. इफ पॉसिबल टू सॉल्व, यस आई विल ट्राई एंड सॉल्व टुमारो. 10AA का डिडक्शन है या एग्जाम्शन है? ICAR दोनों तरीके से करती है. RTP में कभी कभी एग्जाम्शन लेती है, कभी डिडक्शन लेती है. आप भी दोनों करके जो, आप बिंदास, कोई डरने का नहीं. आई विल ट्राई एंड डू. यस GST के क्वेश्चंस भी. प्रिंस मैंने तेरा आंसर सॉल्व कर दिया. या इफ यू आर एबल टू गिव फुल टेस्ट सीरीज इज गुड. जोर, तुमने अपने टाइम टेबल के हिसाब से जो भी टाइमिंग रखा होगा उसके हिसाब से जाना चाहिए, बट टेस्ट सीरीज करना बहुत जरूरी है. कल मैं क्लास 5 बजे लूंगी. टुमारो आई विल टेक द क्लास एट 5. यस आई विल ट्राई एंड डू द GST का एग्जाम्शन पार्ट में कल ही देख के आपको बताती हूँ. ठीक है. यस ऑल राइट. कपिल, यस 194N इज ऑन एक्सेस ऑफ 1 crore. बिल्कुल सही. चलो, सो दैट्स इट. कल हम लोग सॉल्व करेंगे MTP एंड RTP. जितना टाइम अपने को मिल सकता है उतना मैं ट्राई करूंगी सॉल्व करने का. सो विश यू ऑल द बेस्ट. आई विल मीट यू टुमारो एट I'll be meeting you tomorrow at 5 o'clock. Any change or anything about the timings I will communicate, but कल का lecture ये for sure है. Okay? Thank you dear students. Wish you all the best. Bye bye. Thanks.